सुबह की गुनगुनी धूप चिल्ड्रन प्ले स्कूल के रंग बिरंगे कमरों में छनकर आ रही थी। रूहानी ने जब क्लासरूम में कदम रखा तो उसकी सैंडल की आहट सुनकर छोटे छोटे बच्चे अपनी तोतली आवाज में गुड मॉर्निंग मैम चिल्लाने लगे। रूहानी के चेहरे पर कल की पूरी थकान और उदासी के बाद पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई। उसने अपनी मेज पर बैग रखा और बच्चों के बीच जमीन पर बिछी रंगीन मैट पर ही बैठ गई। चलो बच्चों, आज हम कागज पर अपनी दुनिया सजाएंगे, रूहानी ने बड़े प्यार से कहा। रूहानी ने देखा कि छोटी पीहू नीले रंग को पूरी शीट पर फैला रही थी। रूहानी ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, पीहू बेटा, आसमान में सिर्फ नीला रंग नहीं होता। देखो खिड़की के बाहर कहीं कहीं सफ़ेद बादल भी छुपे हैं। दूसरी तरफ अयास अपनी पेंटिंग ब्रश से अपने ही गालों पर मूछें बना रहा था। रूहानी ने उसे पास बुलाया, रुमाल से उसका चेहरा पोंछा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। रूहानी बच्चों को सिखाते सिखाते खुद भी खो गई। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, कैसी हो पार्टनर। आवाज़ सुनकर रूहानी ने दरवाजे की ओर अपना चेहरा घुमाया। सामने आर्यन मुस्कुराते हुए खड़ा था। आर्यन को देखकर रूहानी के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ गई। वो वहां से उठकर उसके पास आई और बोली, आर्यन तुम यहाँ, लंदन से कब आए तुम, और हमें बताया क्यों नहीं। आर्यन ने अपनी चिर परिचित मुस्कान बिखेरी और रूहानी के सिर पर हल्का सा हाथ रखते हुए बोला, अगर बता देता तो तुम्हारे चेहरे पर यह हैरानी वाला ग्लो कैसे आता। वैसे कल रात ही लैंड किया हूँ और सोचा सबसे पहले अपनी सबसे टैलेंटेड पार्टनर से मिल लूँ। रूहानी की आंखों में चमक आ गई। तुम बिल्कुल नहीं बदले आर्यन, वही सस्पेंस और वही अंदाज, लेकिन तुम बहुत बदल गई हो रूह। मैं लंदन क्या क्या, तुम तो मुझे भूल ही गई, आर्यन ने कहा। ऐसी बात नहीं है आर्यन, हम बस, रूहानी बोली। जानता हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि फ्री कब होगी। एक्चुअली मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। आर्यन की बात सुनकर रूहानी मुस्कुराकर बोली, बस इस क्लास के बाद लंच ब्रेक में मिलते हैं। ऑफिस के केबिन में सन्नाटा था। सौर्य अपनी कुर्सी पर बैठा अपनी उंगलियों से मेज को थपथपा रहा था। उसके सामने फाइलों का ढेर लगा था, लेकिन उसका दिमाग शांतिपुर की गलियों और रूहानी की उस ठंडी नज़र में अटका हुआ था। तभी आरब काफ़ी के 2 मग लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसने एक मग सौर्य की तरफ खिसकाया और सोफे पर पैर पसार कर बैठ गया। भाई, अगर आप इस फाइल को और 5 मिनट घूरेंगे तो इसमें से रूहानी बाहर नहीं निकल आएगी। आरब ने चुटकी ली। मजाक मत कर आरब, वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसकी ज़िंदगी में दोबारा जगह कैसे बनाऊं। आरब ने अपनी कॉफ़ी का घूंट भरा और थोड़ा गंभीर होकर बोला, भाई आपने गलती की है और आपकी माफ़ी मांगने का आपका तरीका बहुत पुराना है। फूल देना, पीछे पीछे घूमना, ये सब काम नहीं करेगा। रूहानी को शब्दों से ज़्यादा एक्शन पर भरोसा है। सौर्य सीधा होकर बैठा, मतलब क्या कहना चाहता है तू। मतलब ये भाई कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जो रूहानी को पसंद हो। भाई, आपको रूहानी के दिल में फिर से जगह बनानी है तो सबसे पहले उसका दिल जीतने की कोशिश कीजिए, आरब बोला। आरब की बात सुनकर सौर्य कुछ सोचने लगता है। इधर आर्यन रूहानी के साथ एक कैफे में बैठा था। तभी रूहानी आर्यन से बोली, आर्यन तुम हमें किसी से मिलवाने वाले थे। उसकी बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वो देखो, मुझे जिससे तुम्हें मिलवाना था वो भी आ गई। रूहानी ने उत्सुकता से कैफे के दरवाजे की ओर देखा। धूप के चश्मे को बालों पर टिकाए, हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लिए एक लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने फ्लोरल ड्रेस पहनी थी और उसकी चाल में एक अजीब सी बेफिक्री थी। वह सीधे उनकी मेज के पास आई और बिना किसी औपचारिकता के रूहानी के बगल में बैठ गई। ओह गॉड आर्यन, ये छोटा सा शहर कितना डल है। मुझे तो लगा था कि यहाँ के कैफे में कम से कम कोल्ड कॉफ़ी तो ढंग की मिलेगी। आर्यन ने मुस्कुराकर रूहानी से कहा, रूह मिलो टीना से, मेरी मंगेतर। रूहानी की आंखें खुशी और हैरानी से फैल गईं। मंगेतर? आर्यन, ये सब कब हुआ। आर्यन ने टीना का हाथ थामते हुए शरारत से कहा, बस हो गया पार्टनर, ये टीना है, लंदन में मिली थी। शुरू में तो इसने मुझे बहुत नचाया, पर फिर मुझे लगा कि इसके बिना लाइफ थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। टीना ने चश्मा उतारकर मेज पर रखा और रूहानी को बड़े ध्यान से देखा। ओ, तो तुम हो रूहानी। आर्यन पूरे लंदन में तुम्हारे और तुम्हारी डिजाइनिंग के गुण गाता रहता था। मुझे तो जलन होने लगी थी, पर तुम्हें देखकर लगता है कि आर्यन की चॉइस वाकई अच्छी है। एज ए फ्रेंड, टीना ने मजाक में कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। रूहानी मुस्कुरा दी। वेलकम टू इंडिया टीना, और आर्यन तुम्हें बहुत बहुत बधाई। सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा, नेक्स्ट मंथ हमारी वेडिंग है और तुम्हें ज़रूर आना है, आर्यन उससे बोला। यह भी कोई कहने की बात है, हम ज़रूर आएंगे, रूहानी मुस्कुराकर बोली।
ऑफिस के केबिन में सौर्य अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर दिख रहा था। आरब की बातों ने उसके दिमाग में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। वह खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ गुनगुना रहा था। तभी आरब ने अपनी फाइल पटकते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। भाई, गुड न्यूज़ है। रूहानी जिस स्कूल में पढ़ाती है, वो लोग बच्चों को कल एक नेचर एडवेंचर पिकनिक पर ले जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उन्हें कुछ वॉलंटियर्स की ज़रूरत है जो बच्चों को संभाल सकें और उनके साथ एक्टिविटीज़ कर सकें। आरब ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा। सौर झटके से मुड़ा। पिकनिक कहाँ? शहर से थोड़ा दूर, सनसेट वैली रिजॉर्ट में। भाई, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। बस आप, रूहानी और वो मासूम बच्चे जिनके जरिए आप उनके दिल का रास्ता दोबारा खोज सकते हैं। सौर ने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और चेहरे पर एक सदे हुए बिजनेसमैन वाली मुस्कान लाई। लेकिन आरब, वो मुझे देखते ही चिढ़ जाएगी। उसे लगेगा मैं फिर से उसका पीछा कर रहा हूँ। आरब ने हंसते हुए कहा। इसीलिए तो हम आहूजा ग्रुप के नाम से नहीं, बल्कि एक डोनर के तौर पर जाएंगे जो बच्चों के लिए गिफ्ट्स और खाने का इंतजाम कर रहा है। आपको बस वहाँ एक मददगार की तरह पेश आना है। और हाँ, इस बार कोई नखरा नहीं। आपको बच्चों के साथ मिट्टी में खेलना भी पड़ सकता है। सौर ने एक गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ। रूहानी को मनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सूरज की पहली किरण के साथ ही स्कूल की पीली बस रिजॉर्ट पहुंच गई। बच्चे उत्साह में शोर मचा रहे थे। रूहानी हल्के पीले रंग के सूट में बिल्कुल किसी ताजा खिले फूल जैसी लग रही थी। वह बच्चों को बस से उतारकर लाइन में खड़ा कर रही थी। तभी एक बड़ी एसयूवी वहां आकर रुकी। सौर और आरब उसमें से उतरे। सौर ने आज बहुत ही साधारण टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व फिर भी भीड़ में अलग ही चमक रहा था। वो जाकर प्रिंसिपल मैम के साथ बातें करने लगा। वहीं रूहानी ने जब सौर या आरब को वहां देखा तो उसकी भौहें तन गईं। वो आरब के पास जाकर बोली, आरब, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आरब तुरंत आगे आया। अरे रूहानी मैम, दरअसल आहूजा फाउंडेशन ने आज के पिकनिक का सारा खर्चा उठाया है। भाई को लगा कि सिर्फ पैसे देना काफ़ी नहीं, बच्चों के साथ थोड़ा वक्त भी बिताना चाहिए। हम बस हेल्प करने आए हैं। रूहानी ने सौदे की तरफ देखा, जो चुपचाप बच्चों के लिए लाए गए खिलौनों के डिब्बे उठा रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी चोट का दर्द था। रूहानी ने एक ठंडी आह भरी और बिना कुछ कहे मुड़ गई। उसे पता था कि सौदे का यहाँ आना महज एक इत्तेफाक नहीं है, लेकिन वह अपने बच्चों का दिन खराब नहीं करना चाहती थी। तभी प्रिंसिपल मैम ने जोर से तालियां बजाईं। बच्चों, आज हमारे साथ सौर्य सर और आरब सर भी हैं। ये हमारे साथ गेम्स खेलेंगे और हमें एडवेंचर एक्टिविटीज़ में मदद करेंगे। चलिए, सब अपना बैग रखिए और सर्कल बनाइए। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे और सौर्य की ओर दौड़ पड़े। सौर्य, जिसका चेहरा हमेशा सख्त रहता था, उन बच्चों के बीच घुटनों के बल बैठ गया। वह बहुत ही सहजता से उनके साथ घुल मिल रहा था। सौर्य ने एक छोटा सा डिब्बा खोला जिसमें रंग बिरंगे खिलौने थे। किसे सबसे बड़ा गुब्बारा चाहिए? सौर्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे मुझे बच्चे शोर मचाने लगे। रूहानी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसने देखा कि सौर्य की आंखों में वह चमक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी आरब ने आवाज लगाई, मैम, हम टग ऑफ वार का गेम शुरू कर सकते हैं। बच्चों ने डिमांड की है कि एक टीम में रूहानी मैम रहेंगी और दूसरी टीम में सौर सर। रूहानी मना करना चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल मैम के कहने पर वो मना नहीं कर पाती। खेल शुरू हुआ। रस्से के एक छोर पर रूहानी अपनी छोटी सी बच्चों की टीम के साथ थी और दूसरी तरफ सौर। रस्सा कसते ही दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं। रूहानी की आंखों में जहां अब भी एक शक्ति और बीता हुआ दर्द था, वहीं सौर्य की आंखों में बेनता पछतावा और उसे मना लेने की एक तड़प। पुल, रूहानी मैम, पुल! पीहू और बाकी बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी पीहू की देखा देखी अयांश भी चिल्लाने लगा। सौर्य सर, पुल, हमें जीतना है! पीहू अयांश को घूर कर देखती है। अयांश उसे देखकर अपनी जीभ निकाल कर चिढ़ाता है। रूहानी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसे लगा कि सौर्य जानबूझकर ढील दे रहा है ताकि वह जीत जाए, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सख्त नजरों से उसे देखा, जैसे कह रही हो, मुझ पर एहसान मत करो। सौर उसकी आंखों का इशारा समझ गया और उसने भी जोर लगाना शुरू किया। उसने रस्सी ऐसे खींची कि रूहानी खुद को संभाल नहीं पाई और रस्सी के साथ खुद भी उसकी ओर खींची चली गई और सीधे जाकर सौर्य के गले से जा लगी। सौर्य खुद को संभाल नहीं पाता और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। हॉल में बच्चों की चीखें और तालियां गूंज उठीं, लेकिन रूहानी और सौर्य के लिए जैसे समय वहीं ठहर गया। सौर्य ने फुर्ती से रस्सा छोड़कर रूहानी को अपनी बाहों में जकड़ लिया।
ताकि उसे गिरने से बचा सके। रूहानी का चेहरा सौर्य के सीने से लगा हुआ था और उसे सौर्य के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, जो सामान्य से कहीं ज्यादा थी। अयांश पीहू को चढ़ाने लगा। ये हम जीत गए, गर्ल्स हार गईं। ये पीहू अपना हाथ बांधकर मुंह बनाकर खड़ी हो गई। रूहानी ने अपनी आंखें खोली और जब उसे एहसास हुआ कि वे सौर्य के कितने करीब है, तो उसने हड़बड़ाकर खुद को पीछे छुड़ाया। उसका चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया था। तुम ठीक हो? सौर्य ने बहुत ही धीमी और फिक्र भरी आवाज में पूछा। हमें आपके सहारे की आदत नहीं है और ना ही जरूरत। रूहानी ने सख्ती से अपनी बात काटी और बच्चों की तरफ मुड़ गई। बच्चों चलो, लंच का समय हो गया है। तभी आरव दौड़कर सौर्य के पास आया। भाई, आर यू ओके? सौर्य ने एक फीकी मुस्कान दी और बस सिर हिला दिया। वह अभी रूहानी के उस सख्त बर्ताव से थोड़ा आहत था। तभी रिजॉर्ट की एंट्री गेट पर एक स्टाइलिश लाल कार आकर रुकी। उसमें से आर्यन और टीना उतरे। टीना ने एक बड़ा सा फ्लफी हैट और पोल्का डॉट ड्रेस पहनी थी। ओह माय गॉड! आर्यन देखो, यहाँ तो असली जंगल सफारी चल रही है, टीना ने चहकते हुए कहा। आर्यन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और रूहानी के पास जाकर बोला, हाय रूह, सरप्राइज। टीना ने जिद की कि उसे भी बच्चों के साथ पिकनिक मनानी है। रूहानी आर्यन को देखकर थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगी। अच्छा किया तुम लोग आ गए। रूहानी सभी बच्चों को लंच देती है। अयास हाथ धोने चला गया था। तभी पीयूष का लंच छिपा देती है और फिर आराम से बैठकर अपना लंच खाने लगती है। अयास जब हाथ धोकर वापस आया और उसने अपनी जगह से लंच गायब देखा, तो उसका चेहरा रुआंसा हो गया। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे अपनी टिफिन कहीं नजर नहीं आई। पीहू जो चुपचाप अपना पराठा चबा रही थी, उसे तिरछी नजरों से देख रही थी। अयास ने रुआंसे स्वर में कहा, मैम, मेरा लंच बॉक्स नहीं मिल रहा, शायद कोई उसे खा गया। रूहानी बच्चों को खाना परोस रही थी। उसने तुरंत पास आकर पूछा, क्या हुआ अयांश? अभी तो यहीं था। पीहू अपना मुंह ढककर धीरे धीरे हंस रही थी। अयांश ने जब उसे देखा तो रूहानी से शिकायत करते हुए बोला, मैम, यह जरूर इस पीहू का काम है, इसी ने मेरा लंच खाया होगा। रूहानी ने पीहू की ओर देखा, जो अपनी हंसी छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। पीहू ने तुरंत मासूम सा चेहरा बनाया और बोली, मैम, मैंने कुछ नहीं किया। अयाज तो खुद ही भुलक्कड़ है, शायद अपना लंच बस में ही छोड़ आया होगा। अयाज की आंखों में आंसू आ गए। नहीं मैम, मैं यहीं लाया था। रूहानी पीहू की शरारतों से वाकिफ थी। उसने प्यार से पीहू का कान हल्का सा खींचा और मुस्कुराते हुए कहा, पीहू बेटा, आपको पता है, जो बच्चे झूठ बोलते हैं ना, बेड वाले भूत आकर उनका लंच भी ले जाते हैं। पीहू थोड़ा डर गई और उसने अपनी पीठ के पीछे छिपाया हुआ अयाज का टिफिन धीरे से मेज पर रख दिया। सॉरी मैम, इसने मुझे टग ऑफ वार में चढ़ाया था ना, इसलिए मैंने इसे थोड़ा डराया। लंच के बाद प्रिंसिपल मैम ने सबको इकट्ठा किया। बच्चों, अब बारी है ट्रेजर हंट की। हम बड़ों और बच्चों की मिक्स जोड़ियां बनाएंगे। सारी गर्ल्स रूहानी मैम और सारे बॉयज सौर सर की टीम में रहेंगे। प्रिंसिपल मैम का यह ऐलान सुनते ही अयांश खुशी से नाच उठा और उसने पीयू को चिढ़ाते हुए कहा, देखा पीयू, अब हम बॉयज जीतेंगे क्योंकि हमारे पास सुपर सौर सर है। पीहू ने अपना हाथ कमर पर रखा और रूहानी का हाथ पकड़ते हुए बोली, मैम, हम इन्हें दिखा देंगे कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। चलिए, मुकाबले की शुरुआत हो चुकी थी। प्रिंसिपल मैम ने जैसे ही सीटी बजाई, पूरे रिसॉर्ट बच्चों के शोर से गूंज उठा। खजाना ढूंढने के लिए 3 अलग अलग सुराग छिपाए गए थे। लड़कियों की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। रूहानी पीहू और बाकी लड़कियों को लेकर पुराने फव्वारे की तरफ भागी, जबकि सौर्य अपनी बॉयज गैंग के साथ ऊंचे पेड़ों की कतार की ओर निकल गया। पीहू झाड़ियों में हाथ डाल डालकर कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसे एक गुलाबी रंग का लिफाफा दिखा। मैम, मिल गया, वह चिल्लाई। लेकिन जैसे ही रूहानी उस लिफाफे को लेने के लिए झुकी, दूसरी तरफ से अयास और सौर्य भी वहीं पहुंच गए। सौर्य और रूहानी का सिर एक दूसरे से टकराते टकराते बचा। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि रूहानी को सौर्य की परफ्यूम की वही पुरानी खुशबू महसूस हुई, जो कभी उसे बहुत पसंद थी। सौर्य ने धीमे से कहा, संभल कर रूहानी। रूहानी ने अपनी नजरें चुराई और पीहू का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। अयांश ने अपनी जीभ निकालकर पीहू को चढ़ाया। देख लेना पीहू, खजाना तो हम ही जीतेंगे। पीहू ने पलटकर जवाब दिया, देखते हैं। तभी टीना और आर्यन अपनी मस्ती में वहां पहुंचे। टीना ने हाथ में एक कैमरा पकड़ा हुआ था। ओह माय गॉड, बैटल ऑफ सक्सेस। आर्यन, ये तो सुपरहिट ब्लॉग बनेगा। रूहानी वर्सेस सौर्य। आर्यन टीना की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। सुराग ने इशारा किया था पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते की ओर। पगडंडी बहुत संकरी थी। अयांश जोश में आकर सबसे आगे दौड़ने लगा। सौर्य सर, जल्दी आओ, पीहू पहुंच जाएगी।
पहाड़ी की संकरी पगडंडी पर धूल उड़ाते हुए अयांश और पीहू एक साथ दौड़ रहे थे। दोनों की सांसें फूल रही थीं, लेकिन खजाना जीतने का जुनून उन पर सवार था। पगडंडी के अंत में एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी, जिस पर लाल रिबन बंधा हुआ था। मैम, वो रहा खजाना, पीहू जोर से चिल्लाई। मैं पहले पहुंचूंगा, अयांश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों एक साथ संदूक के पास पहुंचे और एक साथ उस पर झपटे। ये मेरा है, मैंने पहले देखा, पीहू ने संदूक को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। नहीं, मेरे पैर पहले यहाँ पहुंचे थे, ये बॉयज का है। अयांश ने संदूक का दूसरा कोना पकड़कर अपनी ओर खींचा। दोनों के बीच खींचतान शुरू हो गई। संदूक कभी पीहू की तरफ जाता तो कभी अयांश की तरफ। धक्का मुक्की इतनी बढ़ गई कि दोनों संदूक छोड़ एक दूसरे को पीछे धकेलने लगे। पीहू, हटो पीछे, लड़कियों की टीम हार गई। अयांश ने कंधे से पीहू को हल्का सा धक्का दिया। झूठे, तुम चीटिंग कर रहे हो। पीहू ने गुस्से में अयांश का हाथ झटक दिया और उसे पीछे धकेला। तभी अयांश का पैर फिसला और वह पीछे की ओर लड़खड़ाया। उसे गिरता देख पीहू से बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन हड़बड़ाहट में दोनों का संतुलन बिगड़ गया। अयांश और पीहू एक दूसरे को थामते हुए ढलान की ओर झुक गए थे और उनके पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक चुकी थी। रूहानी की चीख हवा में गूंज उठी। अयांश, पीहू, इससे पहले कि वो दोनों गहरी ढलान में गिरते, एक साया बिजली की फुर्ती से उनके बीच पहुंचा। वह सौर्य था। सौर्य ने अपनी सुरक्षा की रत्ती भर परवाह नहीं की और ढलान की तरफ छलांग लगाते हुए एक हाथ से अयांश का कॉलर पकड़ा और दूसरे हाथ से पीहू की बाजू पकड़ ली। झटके से उन दोनों को ऊपर खींचने के प्रयास में सौर्य का अपना संतुलन बिगड़ गया। उसका शरीर पगडंडी के किनारे लगे एक नुकीले पत्थर और कटीली झाड़ियों से जोर से टकराया। एक कराह सौर्य के गले से निकली, लेकिन उसने बच्चों की पकड़ ढीली नहीं होने दी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंककर दोनों बच्चों को सुरक्षित पगडंडी की तरफ धकेल दिया, जहां रूहानी ने उन्हें तुरंत अपने सीने से लगा लिया। सर, अयांश और पीहू घबराकर चिल्लाए। रूहानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि बच्चों को बचाने के चक्कर में सौर्य का दाहिना हाथ पत्थर से बुरी तरह रगड़ खा गया था और उसकी कलाई से गहरा खून रिस रहा था। उसकी जींस घुटने के पास से फट गई थी और वहां भी चोट के निशान साफ दिख रहे थे। सौर्य जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। उसका चेहरा दर्द से थोड़ा सफेद पड़ गया था, पर उसकी नजरें अभी भी बच्चों पर थीं। अयांश, पीहू, तुम दोनों ठीक तो हो? कहीं लगी तो नहीं? उसकी आवाज में दर्द से ज्यादा राहत थी। अयांश और पीहू अपनी लड़ाई भूलकर सौर्य के पास घुटनों के बल बैठ गए। अयांश रोने लगा। सॉरी सॉरी सर, मेरी वजह से आपको चोट लगी। पीहू ने भी सिसकते हुए कहा। नहीं, मेरी वजह से, मैंने धक्का दिया था। रूहानी ने जब सौर्य के बहते हुए खून को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह नफरत, वह गुस्सा, वह दूरी, सब उसे एक पल में धुंधली पड़ गई। उसने झट से अपना पीला दुपट्टा निकाला और बिना कुछ सोचे उसका एक हिस्सा फाड़ दिया। सौर्य ने उसे रोकने की कोशिश की। रूहानी, ये क्या कर रही हो? दुपट्टा खराब हो जाएगा, मैं ठीक हूँ। चुप रहिए, रूहानी ने सख्ती से कहा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बड़े कोमल हाथों से सौर्य का जख्मी हाथ थाम लिया और उस पर दुपट्टे की पट्टी बांधने लगी। तभी प्रिंसिपल मैम और बाकी सब भी वहां पहुंच गए। आरव सौर्य को देखकर घबराते हुए बोला, भाई, आप ठीक हो ना? आरव की आवाज में घबराहट साफ थी। वह दौड़कर सौर्य के पास पहुंचा और उसका कंधा सहारा देने के लिए थाम लिया। प्रिंसिपल मैम ने भी अपनी हथेलियां मुंह पर रख लीं। ओ गॉड, मिस्टर सौर्य, आपको तो गहरी चोट आई है। हमें तुरंत फर्स्ट एड किट बुलानी चाहिए। सौर्य ने एक फीकी मुस्कान के साथ आरव को देखा। मैं ठीक हूँ आरव, बस थोड़ी खरोच है। बच्चों को कुछ नहीं हुआ, वही बड़ी बात है। रूहानी, जो अभी भी घुटनों के बल बैठी सौर्य के हाथ पर पट्टी बांध रही थी, उसने एक पल के लिए सिर उठाकर सौर्य को देखा। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। वो उठकर प्रिंसिपल मैम के पास आकर बोली, मैम, हमें लगता है अब हमें वापस रिसोर्ट की तरफ चलना चाहिए। इनको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अयांश और पीहू अभी अपराधी महसूस कर रहे थे। अयांश ने सौर्य की टी शर्ट का कोना पकड़ा और बोला, सर, क्या आप हमें माफ कर देंगे? हम फिर कभी नहीं लड़ेंगे। सौर्य ने अपने बाएं हाथ से अयांश के बाल सहलाए। बिल्कुल, पर एक शर्त पर। अब से तुम दोनों एक ही टीम में रहोगे, कोई बॉयज वर्सेस गर्ल्स नहीं। डील? डील, दोनों बच्चों ने एक साथ कहा और एक दूसरे का हाथ थाम लिया। वापस रिसोर्ट पहुंचने पर डॉक्टर ने सौर्य को ड्रेसिंग कर दी थी और उसे आराम करने की सलाह दी थी। वह अपने कमरे में बैठा था। आरव उसके साथ ही था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और रूहानी अंदर आई। उसके हाथ में कॉफी का एक मग था। आरव, दवाई लेने से पहले इन्हें यह सूप पिला देना। रूहानी ने मग मेज पर रखते हुए कहा।
वह मुड़कर जाने ही वाली थी कि सौर ने उसे आवाज़ दी, रूहानी रुको। रूहानी रुकी पर मुड़ी नहीं। आज तुमने जो किया, मेरा मतलब है वो पट्टी, थैंक यू। मुझे लगा था तुम अब मुझसे नफरत के सिवा कुछ नहीं करोगी, सौर ने भारी आवाज़ में कहा। रूहानी धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कसमकस थी। इंसानियत और नफरत दो अलग चीज़ें हैं। आपने बच्चों की जान बचाई, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ बदल गया है। सौर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसके करीब आया। मैं जानता हूँ कि सब कुछ बदलना आसान नहीं है, पर क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक दोस्ती की तरह? रूहानी ने फीकी मुस्कान दी और कहा, घाव भर जाने से निशान नहीं मिट जाते। दोस्ती भरोसे की नींव पर टिकी होती है, और हमारा भरोसा अब कहीं खो गया है। इतना कहकर रूहानी वहां से चली जाती है। सौर्य की आंखों में बेनता दर्द उभर आया। सूरज ढलने को था और रिसॉर्ट के पेड़ों की लंबी परछाई जमीन पर बिछने लगी थी। पिकनिक का उत्साह थकान में बदल चुका था, लेकिन बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि थी। प्रिंसिपल मैम ने सीटी बजाकर सबको बस के पास इकट्ठा होने का इशारा किया। अयांश और पीहू, जो सुबह से एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे, अब हाथ पकड़े हुए बस की ओर बढ़ रहे थे। रूहानी बच्चों की गिनती कर रही थी और उन्हें बस में बिठा रही थी। तभी उसने देखा कि सौर कमरे से बाहर निकलकर लॉबी में खड़ा था। उसका दाहिना हाथ अभी भी पट्टी में बंधा था और उस पर रूहानी के पीले दुपट्टे का वह टुकड़ा साफ चमक रहा था। सौर्य की नज़र रूहानी को ही ढूंढ रही थी। वह उसके पास आना चाहता था, लेकिन रूहानी ने जानबूझकर खुद को बच्चों के काम में व्यस्त कर लिया। तभी टीना और आर्यन अपनी कार के पास पहुंचे। टीना ने रूहानी को गले लगाया और कहा, आज सच में बहुत मज़ा आया रूहानी। रूहानी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस टीना को एक फीकी मुस्कान दी। सौर्य धीरे धीरे चलकर बस के दरवाजे के पास आया। अयांश ने खिड़की से बाहर झांका और चिल्लाया, भाई सौर्य सर, आप बहुत अच्छे हैं, हमारे स्कूल जरूर आइएगा। सौर्य ने अपना बायां हाथ निकालकर उसे विदा किया और फिर उसकी नज़र रूहानी से टकराई। रूहानी बस की सीढ़ियों पर खड़ी थी। ख्याल अपना रखना, सौर्य ने बहुत धीमे से कहा। रूहानी के पैर एक पल के लिए ठिठके। उसने सौर्य के जख्मी हाथ को देखा और फिर उसकी आंखों में झांका। उन आंखों में अब भी वही पुरानी तड़प और माफी का इंतजार था। रूहानी ने बस इतना कहा, आप भी अपना जख्म डॉक्टर को दिखाते रहिएगा। शुक्रिया। बच्चों के लिए बस का इंजन स्टार्ट हुआ और वह धीरे धीरे रिसॉर्ट के गेट से बाहर निकलने लगी। रूहानी ने खिड़की से बाहर देखा। सौर्य अभी भी वहीं खड़ा था। तब तक देखता रहा जब तक बस धूल के गुबार में ओझल नहीं हो गई। बस के अंदर बच्चे शोर मचा रहे थे, गाने गा रहे थे, लेकिन रूहानी का मन उस पीले दुपट्टे के टुकड़े की तरह कहीं पीछे छूट गया था। उसने महसूस किया कि उसका हाथ बार बार उस जगह जा रहा है जहां उसका दुपट्टा फटा हुआ था। अयांश दौड़कर रूहानी की सीट के पास आया और बोला, मैम, सौर सर ने कहा था कि असली खजाना संदूक में नहीं, यादों में होता है। आज की यादें बहुत अच्छी हैं ना? रूहानी ने अयांश को अपने पास बिठाया और उसका सिर सहलाते हुए खिड़की से बाहर अंधेरे में देखने लगी। उसे पता था कि यह पिकनिक खत्म हो गई है, लेकिन उसके और सौर्य के बीच की कहानी में आज एक नया पन्ना जुड़ गया था। एक ऐसा पन्ना जहां नफरत की स्याही थोड़ी धुंधली पड़ गई थी। उधर रिजॉर्ट में आरब ने सौर्य के पास आकर कहा, भाई, रूहानी चली गई, अब हमें भी निकलना चाहिए। सौर्य ने अपने जख्मी हाथ पर बंधी उस पीली पट्टी को चूमा और दृढ़ता से बोला, वो सिर्फ बस में बैठकर गई है आरब, मेरी जिंदगी से नहीं। उसने कहा था ना कि निशान नहीं मिटते। तो ठीक है, मैं उन्हीं निशानों के साथ एक नया रास्ता बनाऊंगा। अगली सुबह रूहानी की आंखों में अभी भी पिकनिक की यादें और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह रसोई में अपने लिए चाय बना रही थी। तभी घर की डोरबेल बजी। रूहानी ने सोचा शायद दूध वाला होगा या फिर टीना आई होगी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। सामने सौर्य खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रूहानी ने सख्ती से पूछा। हालांकि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी गोपाल जी सौर्य को देखकर बोले, अरे सौर्य बेटा, आ गए आप? रूहानी हैरान होकर कभी सौर्य को देखती और कभी गोपाल जी को। उसके मन में सवालों का बवंडर उठने लगा। पापा, आपने बुलाया है इन्हें? रूहानी हैरानी से बोली। गोपाल जी ने मुस्कुराते हुए सौर्य के कंधे पर हाथ रखा और रूहानी की ओर मुड़कर बोले, हाँ बेटा, दरअसल अपनी जो शहर की बाहर वाली जमीन है ना, उसे लेकर कुछ कानूनी उलझनें चल रही थी। सौर्य बेटे को इन सब मामलों की बहुत अच्छी समझ है। आरब ने बताया कि सौर्य खुद मदद करना चाहता है, तो मैंने सोचा इससे बेहतर क्या होगा। रूहानी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे समझ में आ गया था कि सौर्य ने उसके पापा के
सीधेपन का फ़ायदा उठाकर उसके घर में घुसपैठ की है। पर पापा, उसके लिए तो हमारे पास वकील हैं। आपको इन्हें परेशान करने की क्या ज़रूरत थी? रूहानी ने सौर को तीखी नज़रों से देखते हुए कहा। सौर ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अरे रूहानी, इसमें परेशानी कैसी? अंकल मेरे लिए पिता समान है और वकील तो सिर्फ कागज़ देखते हैं। हम अपनों के लिए दिल से काम करते हैं। उसने अपनों शब्द पर थोड़ा जोर दिया, जिसे सुनकर रूहानी का दिल एक पल के लिए धड़का, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। गोपाल जी ने सौर्य को सोफे पर बिठाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा। रूहानी, तू खड़ी क्यों है? जा सौर्य बाबू के लिए नाश्ता और चाय लेकर आ। रूहानी रसोई में चली गई। वह गुस्से में बड़बड़ा रही थी। बड़े आए दिल से काम करने वाले, कल पिकनिक पर हीरो बन रहे थे और आज घर आ गए। रसोई में काम करते हुए उसे बाहर से पापा और सौर्य के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। सौर्य बहुत ही सहजता से गोपाल जी से बातें कर रहा था, जैसे वह इस घर का ही हिस्सा हो। थोड़ी देर बाद रूहानी चाय और नाश्ता लेकर आई। उसने प्याला मेज पर थोड़ा जोर से रखा। सौर्य ने चाय का कप उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने चेहरे पर दर्द के भाव लाए और अपना जख्मी हाथ पकड़ लिया। सौर्य ने धीरे से कराते हुए कहा। गोपाल जी तुरंत फिक्रमंद हो गए। क्या हुआ बेटा? बहुत दर्द है? रूहानी, देख तो, पट्टी से शायद खून रिस रहा है। जरा इसे खोलकर साफ कर दे और नई पट्टी बांध दे। रूहानी ने सौर्य की आंखों में देखा। उसे साफ दिख रहा था कि सौर्य नाटक कर रहा है, ताकि उसे रूहानी के करीब आने का मौका मिले। लेकिन पापा के सामने वह कुछ कह नहीं सकती थी। वह फर्स्ट एड किट लेकर आई और सौर्य के बगल में बैठ गई। जैसे उसने दुपट्टे की उस पीली पट्टी की गांठ खोली, सौर्य ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे पापा को मक्खन लगाना आसान था, पर तुम्हें मनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। रूहानी ने जख्म पर रुई जोर से दबाई, जिससे सौर्य की सचमुच चीख निकल गई। मिस्टर सौर्य आहूजा, अगर जमीन के काम के बहाने यहाँ आए हैं तो सिर्फ काम की बात कीजिए। रूहानी ने दबी आवाज में चेतावनी दी। तभी गोपाल जी का फोन बजा और वह बात करते हुए दूसरे कमरे में चले गए। हॉल में अब सिर्फ रूहानी और सौर्य थे। सौर्य ने झट से रूहानी का हाथ थाम लिया। रूहानी, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, पर क्या तुम सच में मानती हो कि मैं इतना बुरा हूँ? कल जो तुमने बच्चों की आंखों में मेरे लिए देखा, क्या वो भी झूठ था? रूहानी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर सौर्य की पकड़ मजबूत थी। छोड़िए हमारा हाथ। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई और बिना इंतजार किए सरस्वती जी अंदर दाखिल हुई। सरस्वती जी को अचानक अंदर आता देख रूहानी ने झटके से अपना हाथ सौर्य की पकड़ से छुड़ाया और सकपकाकर खड़ी हो गई। सरस्वती जी के हाथ में मंदिर का प्रसाद और आरती की थाली थी। अरे सौर्य बेटा, आप कब आए? सरस्वती जी अंदर आते हुए बोली। सौर्य ने तुरंत चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान लाई और बड़े सलीके से उठकर सरस्वती जी के पास गया। बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया आंटी। गोपाल अंकल ने जमीन के कुछ कागजात के सिलसिले में याद किया था। उसने इतना कहकर झुककर उनके पैर छुए। जीते रहो बेटा, खुश रहो। सरस्वती जी ने बड़े लाड से उसके सिर पर हाथ रखा और आरती की थाली मेज पर रखते हुए सौर्य को टीका लगाया। ये लो मंदिर का प्रसाद। आज मंदिर में तुम्हारे नाम की ही अर्जी लगा दी थी मैंने, कि कल जो तुम्हें चोट लगी वो जल्दी ठीक हो जाए। रूहानी यह सब देखकर हक्की बक्की रह गई। माँ, आपको कैसे पता कि इसे कल चोट लगी थी, और आपने इसके नाम की अर्जी क्यों लगाई? सरस्वती जी ने रूहानी को घूर कर देखा। कल शाम को संगीता जी का फोन आया था। उन्होंने ही सब बताया कि कैसे सौर ने अपनी जान पर खेलकर अयांश और पीहू को बचाया। बेटा, आजकल के ज़माने में दूसरों के बच्चों के लिए अपनी जान खतरे में डालने वाले कम ही मिलते हैं। सौर ने बड़ी विनम्रता से कहा, अरे नहीं आंटी, वो तो मेरा फर्ज था। रूहानी रसोई की ओर मुड़ते हुए बुदबुदाई। फर्ज नहीं, फुटेज लेने का तरीका था। कुछ कहा तुमने रूहानी? सरस्वती जी ने आवाज़ दी। नहीं माँ, हम बस चाय देख रहे हैं, रूहानी ने चिढ़कर जवाब दिया और रसोई में चली गई। रूहानी जी ने रसोई में झांकते हुए कहा, रूहानी, चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी निकाल देना। खाली पेट चाय मत देना बेटे को। रूहानी ने रसोई में बर्तनों को जोर जोर से पटकते हुए अपनी झल्लाट निकाली। थोड़ी देर बाद जब वह हॉल में चाय लेकर पहुंची तो उसने देखा कि गोपाल जी अपनी फाइलों के साथ मेज पर बैठे हैं और सौर्य बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा है। गोपाल जी ने फाइल बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और बोले, सौर्य बेटा, कागजों में तो सब ठीक लग रहा है, पर जब तक कोई जमीन पर जाकर सीमा की जांच नहीं करेगा तब तक वकील कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा विचार है कि आज मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर जमीन देख आता। पर उन्होंने थोड़ा खांसते हुए अपनी छाती पर हाथ रखा। डॉक्टर ने साफ मना किया है।
मेरी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। सौर ने फौरन फिक्रमंद होकर कहा, अरे नहीं अंकल, आप आराम कीजिए। आपकी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। जमीन तो मैं अकेला भी देख आऊंगा। अकेले कैसे जाओगे बेटा? रास्ता थोड़ा घुमावदार है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी जमीन कहाँ खत्म हो रही है। गोपाल जी ने माथे पर बट डालते हुए कहा। फिर अचानक उनकी नजर सामने खड़ी रूहानी पर पड़ी। एक काम करो, रूहानी तुम्हारे साथ चली जाएगी। इसे चप्पे चप्पे की खबर है। रूहानी के हाथ से चाय की ट्रे लगभग छूटते छूटते बची। हम नहीं पापा, हमें स्कूल के कुछ काम है। स्कूल की तो आज छुट्टी है रूहानी। सरस्वती जी ने रसोई से निकलते हुए पासा ही पलट दिया। जा बेटा, हाथ बटा दे सौर्य का। वैसे भी इसके हाथ में चोट लगी है। गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी तो तुम साथ रहोगी तो अच्छा रहेगा। रूहानी ने बेबसी से सौर्य की तरफ देखा, जो अपनी मुस्कान दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि अब कहाँ भागोगी। ठीक है पापा, रूहानी ने हार मानते हुए कहा। हम तैयार होकर आते हैं। करीब आधे घंटे बाद रूहानी और सौर्य घर से बाहर निकले। सौर्य कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन रास्ता कच्चा था और सौर्य के हाथ में चोट लगी थी, इसलिए वो ठीक से गाड़ी नहीं चला पा रहा था। रास्ता धीरे धीरे और भी उबड़ खाबड़ होने लगा था। सौर्य जैसे ही गियर बदलने की कोशिश करता, उसके चेहरे पर दर्द की एक लकीर उभर आती। वह अपने बाएं हाथ से स्टीयरिंग संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दाहिने हाथ की चोट उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। रूहानी चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह सौर्य के उन कांपते हाथों पर था। जब सौर्य ने एक गहरे गड्ढे से गाड़ी निकालने के लिए स्टीयरिंग पर जोर दिया, तो उसके मुंह से एक दबी हुई कराह निकल गई। रूहानी से अब और नहीं देखा गया। उसने सख्ती से कहा, गाड़ी रोकिए। सौर्य ने हैरान होकर उसे देखा। क्या हुआ? बस थोड़ा सा रास्ता और है, मैं संभाल लूंगा। हमने कहा गाड़ी रोकिए, रूहानी ने ऊंची आवाज में दोहराया। सौर्य ने धीरे से ब्रेक मारा और गाड़ी एक किनारे खड़ी कर दी। रूहानी बिना कुछ कहे अपनी सीट से उतरी और घूमकर ड्राइवर साइड आई और दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई। उतरिए, हम चलाएंगे। सौर्य उसकी ओर देखते हुए हैरानी से बोला, तुम्हें कार चलानी आती है? रूहानी ने ठंडे अंदाज में उसकी ओर देखा और दरवाजा पकड़ते हुए कहा, सिर्फ कार चलानी ही नहीं, वक्त आने पर लोगों को उनकी जगह दिखानी भी आती है। अब जी छोड़िए और बगल वाली सीट पर बैठिए, इससे पहले कि आपके यहाँ से फिर से खून रिसने लगे। सौरभ चुपचाप उतरा और दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। रूहानी ने ड्राइविंग सीट संभाली और बड़ी कुशलता से गाड़ी कच्चे रास्ते पर दौड़ा दी। सन्नाटे को तोड़ते हुए सौर्य धीमे से बोला, कल अयांश और पीहू को बचाते वक्त इतना दर्द नहीं हुआ था जितना अभी हो रहा है। रूहानी ने सड़क से नजर हटाए बिना कहा, हीरो बनने का शौक तो आपको हमेशा से था। आपको लेकिन असली जिंदगी में चोट लगने पर खून भी निकलता है और दर्द भी होता है। सौर्य उसकी बात सुनकर कड़वाहट से मुस्कुराया। दर्द खून निकलने से नहीं होता रूहानी, दर्द तब होता है जब कोई अपना पास होकर भी कोसों दूर लगे। रूहानी के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। उसने बात बदलने के लिए कहा, सामने जो पीपल का बड़ा पेड़ दिख रहा है, वहीं से हमारी जमीन शुरू होती है। आप बस अपने कागजात तैयार रखिए। रूहानी और सौर्य जैसे ही गाड़ी से उतरे, रूहानी की नजरें अपनी जमीन की ओर गईं और वह वहीं ठिठक गई। उसकी जमीन के बीचों बीच कुछ अनजान लोग बाड़ लगाने की कोशिश कर रहे थे और एक जेसीबी मशीन वहां खड़ी खुदाई कर रही थी। ये सब क्या हो रहा है? रूहानी चिल्लाई और तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ी। सौर भी अपना दर्द भूलकर उसके पीछे भागा। वहां मौजूद हट्टे कट्टे आदमी ने रूहानी को रुकने का इशारा किया। ए लड़की, पीछे हट, यहाँ काम चल रहा है। काम चल रहा है मतलब? ये हमारे पापा की जमीन है, आप लोग यहाँ खुदाई कैसे कर सकते हैं? रूहानी ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा। वह आदमी हंसा और बोला, थी, अब नहीं है। ये जमीन अब खन्ना बिल्डर्स की है, हमारे पास इसके कागज है। रूहानी का चेहरा सफेद पड़ गया। झूठ बोल रहे हैं आप, पापा ने कभी अपनी जमीन नहीं बेची। तभी सौर्य आगे आया और रूहानी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने अपने जख्मी हाथ की परवाह किए बिना अपनी आवाज में वही पुराना रसूख पैदा किया। खन्ना बिल्डर्स? कौन खन्ना? जरा हमें भी तो दिखाओ वो कागजात जिनसे रातों रात जमीन की मालिकियत बदल गई। उस आदमी ने सौर्य को ऊपर से नीचे तक देखा। तू कौन है भाई? अपना रास्ता नाप वरना। सौर्य ने अपना फोन निकाला और आरब को कॉल लगाने ही वाला था कि उस आदमी ने सौर्य को धक्का देने की कोशिश की। सौर्य ने फुर्ती से खुद को बचाया, लेकिन इस झपट्टे में उसका जख्मी हाथ एक लोहे के खंभे से टकरा गया। सौर्य के मुंह से चीख निकल गई और वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। सौर्य जी, रूहानी चिल्लाई और घबराकर उसके पास घुटनों के बल बैठ गई।
उसने देखा कि सौर्य के हाथ की पट्टी अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी और खून तेजी से बह रहा था। आप ठीक तो हैं? बहुत नेता बन रहा था ना तू। अब देख, उस आदमी ने चिल्लाकर अपने साथियों को इशारा किया। देखते ही देखते 3-4 गुंडों ने सौर्य को घेर लिया। सौर्य ने अपने एक हाथ से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वह पहले से ही काफी दर्द में था और उसका खून तेजी से बह रहा था। एक गुंडे ने सौर्य के जख्मी हाथ पर जोर से लात मारी, जिससे सौर्य के मुंह से रेंगटे खड़े कर देने वाली कराह निकली। दूसरे ने उसके सिर पर डंडा दे मारा। नहीं, छोड़ो इन्हें, रुको, रूहानी चीखती रही। उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करती रही, लेकिन उन जालिमों ने सौर्य को तब तक मारा जब तक वह लहूलुहान होकर जमीन पर शांत नहीं पड़ गया। सौर्य की आंखें धीरे धीरे मुनने लगीं। उसने आखिरी बार धुंधली नजरों से रूहानी को देखा और फिर वह बेहोश हो गया। सौर्य को बेजान पड़ा देख रूहानी के भीतर का डर अचानक एक ज्वाला में बदल गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने देखा कि वह जेसीबी का ड्राइवर और गुंडे अब उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब तेरी बारी है लड़की, चुपचाप यहाँ से भाग जा, वरना तेरा हाल भी इसके जैसा होगा। उस आदमी ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा। रूहानी पीछे हटने के बजाय जमीन पर पड़ी एक लोहे की रॉड की तरफ झपटी। उसने रॉड उठाई और बिजली की फुर्ती से उस आदमी के हाथ पर दे मारी। खबरदार जो किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया। रूहानी की आवाज में ऐसी गर्जना थी कि गुंडे एक पल के लिए ठिठक गए। तुम लोगों को क्या लगा कि एक औरत कमजोर होती है? तुमने एक नियति और घायल इंसान पर हाथ उठाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रूहानी ने पूरी ताकत से रॉड घुमाई और दूसरे गुंडे के पैर पर वार किया। वह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। रूहानी अब किसी शेरनी की तरह सौर्य के शरीर के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। आज अगर तुम में से कोई भी इस जमीन का एक कंकड़ भी ले गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी या तुम्हारी ले लूंगी। तभी पुलिस के सायरन की आवाज उन सबके कानों पर पड़ी। पुलिस की सायरन की आवाज गूंजते ही गुंडों के चेहरे पर खौफ छा गया। उन्हें लगा कि पुलिस की टीम बस पहुंच ही चुकी है। अभी भागो, पुलिस आ गई, मुख्य गुंडा चिल्लाया और अपने घायल साथियों को घसीटते हुए जेसीबी और जीप की ओर भागा। कुछ ही सेकंड में वो धूल उड़ाते हुए वहां से रफू चक्कर हो गए। रूहानी के हाथ से रॉड गिर गई। वो कांपते हुए सौर्य के पास गिरी। सौर्य, सौर्य आंखें खोलिए, प्लीज देखिए, वो चले गए। सौर्य। रूहानी ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। रूहानी ने अपने फटे हुए दुपट्टे की पट्टी से उसका सिर बांधने की कोशिश की। उसके आंसू सौर्य के चेहरे पर गिर रहे थे। आपको कुछ नहीं होने देंगे हम। सौर्य, सुन रहे हैं आप? आपको उठना होगा। तभी एक तेज रफ्तार कार वहां आकर रुकी। उसमें से आर्यन बाहर निकला। उसके हाथ में मोबाइल था, जिसमें अब भी पुलिस सायरन की रिकॉर्डिंग बज रही थी। उसने झट से सायरन बंद किया और बदहवास होकर रूहानी की ओर दौड़ा। रूहानी, तुम ठीक हो? आर्यन ने हाँफते हुए पूछा। आर्यन, सौर्य, देखो इन्हें क्या कर दिया उन्होंने, रूहानी रोते हुए बोली। आर्यन ने करीब आकर सौर्य की नब्ज चेक की। उसका चेहरा गंभीर हो गया। इसकी हालत बहुत खराब है रूहानी, सिर से बहुत खून बह रहा है और हाथ की चोट भी फिर से खुल गई है। हमें इसे तुरंत अस्पताल लेकर जाना होगा, वरना वरना क्या आर्यन? कुछ नहीं होगा इन्हें, रूहानी चिल्लाई। उसकी आवाज में बरसों बाद सौर्य के लिए वह बेपनाह मोहब्बत और डर झलक रहा था, जिसे उसने नफरत की तह के नीचे दबा दिया था। सौर्य, आंखें खोलिए, देखिए, हम यहीं हैं। रूहानी, यहीं है। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। रूहानी ने अपने दुपट्टे का बचा हुआ हिस्सा फाड़ा और बड़ी कातरता से उसके सिर के जख्मों को दबाने लगी। आर्यन, गाड़ी पास लाओ जल्दी। आर्यन और रूहानी ने मिलकर जैसे तैसे सौर्य को कार की पिछली सीट पर लिटाया। रूहानी उसका सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। रास्ते भर वह सौर्य के चेहरे से खून पोंछती रही और उसे पुकारती रही। सौर्य, प्लीज, बस थोड़ी देर और। आपको हमसे बहुत कुछ कहना था ना, हमसे माफी मांगनी थी। हम सुनेंगे, हम सब सुनेंगे। बस आप हार मत मानना। रूहानी सिसक रही थी। अस्पताल पहुंचते ही स्ट्रेचर आ गया। डॉक्टरों की टीम सौर्य को ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाने लगी। रूहानी उसका हाथ पकड़े साथ साथ भाग रही थी, पर ओटी के दरवाजे पर नर्स ने उसे रोक दिया। मैम, आप बाहर रुकिए, पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। नर्स ने सख्ती से कहा और दरवाजा बंद कर दिया। रूहानी वहीं दरवाजे से लगकर जमीन पर बैठ गई। उसके कपड़ों पर, उसके हाथों पर, हर जगह सौर्य का खून लगा था। आर्यन ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। रूहानी, शांत हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। रूहानी ने सूनी नजरों से आर्यन को देखा और रुंधे हुए गले से बोली। आर्यन, उसने कल बच्चों को बचाया, आज हमारे पापा की जमीन और हमें बचाया। हमने क्या किया? हम सिर्फ उससे नफरत करते रहे। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अस्पताल का कॉरिडोर भारी सन्नाटे में डूबा था, जिसे रुक रुक कर रूहानी की सिसकियों की आवाज तोड़ रही थी।
तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और त्रिलोक चंद जी, संगीता जी, साथ में आरव और रिया बदहवास हालत में बाहर निकले। उनके पीछे पीछे गोपाल जी और सरस्वती जी भी चले आ रहे थे। गायत्री जी की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उन्होंने जैसे ही रूहानी के खून से सने कपड़े देखे, वह फूट फूट कर रोने लगी। मेरा शौर्य कहाँ है? क्या हुआ मेरे बच्चे को? के पिता त्रिलोक चंद जी ने खुद को संभालते हुए डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, जबकि रिया दौड़कर रूहानी के पास आई और उसे गले लगा लिया। रूहानी, भाई ठीक हो जाएंगे ना? आरव ने बताया कि उन गुंडों ने बहुत बुरा मारा है। रूहानी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने बस अपनी नजरों से ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे की ओर इशारा किया। सरस्वती जी को देखकर रूहानी उनके गले लगकर रोने लगी। गोपाल जी अपराधी महसूस करने लगे। सॉरी बेटा, मेरी जमीन की वजह से आज अस्पताल में है। अगर मैंने उसे वहां नहीं भेजा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। गोपाल जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। त्रिलोक चंद जी ने आगे बढ़कर गोपाल जी के कंधे पर हाथ रखकर और भारी आवाज में बोले, गोपाल भाई, आप खुद को दोष मत दीजिए। सौर्य ने जो किया वह उसका फर्ज था। आप सबको वो अपना परिवार मानता है और परिवार के लिए जान जोखिम में डालना आहूजा खानदान के खून में है। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई और डॉक्टर बाहर आए। पूरा परिवार उनकी ओर लपका। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? संगीता जी ने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर ने मास्क हटाते हुए गहरी सांस ली। चोट काफी गहरी थी और खून बहुत ज्यादा बह गया है। हमने सिर के टांके लगा दिए हैं और हाथ की सर्जरी भी सफल रही है। लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? संगीता जी भर्राए गले से बोली। लेकिन अगले 24 घंटे पेशेंट के लिए बहुत नाजुक हैं। 24 घंटे के अंदर उन्हें होश नहीं आया तो? डॉक्टर इतना कहकर चुप हो गए। संगीता जी निढाल होकर बेंच पर गिर पड़ी। रूहानी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे रह रहकर सौर्य का वह आखिरी चेहरा याद आ रहा था जब उसने बेहोश होने से पहले रूहानी को देखा था। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, रूहानी ने कांपती आवाज में कहा। वो बहुत जिद्दी हैं। वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। उन्हें होश में आना ही होगा। डॉक्टर ने सहानुभूति नजरों से उसे देखा और कहा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब सब उनकी विल पावर पर और ऊपर वाले के हाथ में है। हमने उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा है। अस्पताल की ठंडी रात और भी लंबी लगने लगी। कॉरिडोर में हर कोई बुत बना बैठा था। त्रिलोक चंद जी और गोपाल जी एक कोने में खड़े होकर भगवान से रहम की भीख मांग रहे थे। सरस्वती जी संगीता जी को संभाल रही थी, लेकिन उनकी अपनी आंखें भी सूखी नहीं थीं। रूहानी आईसीयू के शीशे के बाहर खड़ी थी। अंदर मशीनों की बीप बीप की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो यह बता रही थी कि सौर्य की सांसें अब भी संघर्ष कर रही हैं। रूहानी ने अपने खून से सने हाथ शीशे पर टिका दिए। सौर्य, उसने मन ही मन पुकारा, आपने कहा था ना कि आप हमारा भरोसा फिर से जीतेंगे। उठिए, क्योंकि हम हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। आप तो कहते थे कि रूहानी को मनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो उठिए ना, देखिए, आज हम बिना मनाए मान गए हैं। आज हम आपसे नफरत नहीं कर रहे हैं। रिया और आरब दवाइयाँ और कॉफी लेकर आए, पर रूहानी और बाकी सबने कुछ भी लेने से मना कर दिया। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, रूहानी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 24 घंटों में से 18 घंटे बीत चुके थे और सौर्य के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। अचानक आईसीयू के अंदर भगदड़ मची। डॉक्टर और नर्सों की एक टीम तेजी से अंदर भागी। मशीनों का अलार्म तेज बजने लगा। सौर्य, रूहानी चिल्लाई। त्रिलोक चंद जी और गोपाल जी भी घबराकर खिड़की के पास पहुंच गए। डॉक्टर अंदर से उसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। रूहानी की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे लगा जैसे उसके हाथ से सब कुछ छूटा जा रहा है। वह वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और सिसकते हुए मन ही मन बोली, सौर्य, अगर आपने आज आंखें नहीं खोली तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। सुन रहे हैं आप? कभी नहीं। उसकी मन की आवाज जैसे बंद दरवाजों के पार सौर्य के कानों तक पहुंची। मॉनिटर पर दिख रही टेढ़ी मेढ़ी लकीरें अचानक स्थिर होने लगीं। तभी डॉक्टर बाहर आए। उनके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर एक राहत भरी चमक थी। मिरेकल, डॉक्टर ने लंबी सांस लेते हुए कहा। पेशेंट ने रिस्पॉन्स दिया है। उसके हाथ की उंगलियों में हरकत हुई है और ब्लड प्रेशर स्टेबल हो रहा है। खतरा टल गया है। मिस्टर आहूजा खतरे से बाहर हैं। पूरे कॉरिडोर में जैसे फिर से खुशियां लौट आईं। रूहानी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने खिड़की से अंदर देखा। आरब और रिया एक दूसरे के गले लग जाते हैं। संगीता जी ने वहीं फर्श पर बैठकर भगवान को धन्यवाद दिया और गोपाल जी ने अपनी रुंधी हुई आवाज में त्रिलोक जी से कहा, त्रिलोक भाई, आज साक्षात ईश्वर ने हमारे बच्चे को वापस लौटाया है।
रूहानी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था, लेकिन ये आंसू अब डर के नहीं, सुकून के थे। उसने खिड़की के पास जाकर देखा। सौर की पलकें बहुत धीरे से हिली और उसकी आंखें आधी खुली। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी वो बहुत कमजोर हैं, लेकिन आप एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। ध्यान रहे उन्हें ज्यादा स्ट्रेस ना हो। संगीता जी और त्रिलोक जी पहले अंदर गए। सौर ने अपनी माँ का हाथ बहुत धीमे से दबाया, जैसे कह रहा हो कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थीं। वह किसी और को ढूंढ रहा था। संगीता जी माँ थीं, वे बेटे की खामोश फरमाइश समझ गईं। वे बाहर आईं और रूहानी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगीं। रूहानी के कदम ठिठके हुए थे। वह जिस शौर्य से नफरत करने का दावा करती थी, आज उसी के सामने जाने में उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जाओ बेटा, वो तुम्हें ही ढूंढ रहा है, संगीता जी ने धीमे से कहा। रूहानी जैसे ही आईसीयू के अंदर दाखिल हुई, कमरे की मशीनों की आवाज के बीच उसे सौर्य की भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। वह बेड के पास जाकर खड़ी हो गई। सौर ने धीरे से अपना सिर घुमाया। रूहानी के चेहरे पर बिखरे बाल, उसकी सूजी हुई आंखें और कपड़ों पर लगे खून के सूखे धब्बे देखकर सौर की आंखों में पानी आ गया। उसने बहुत ही कमजोर आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, रूहानी, तुम रो रही हो? रूहानी ने फौरन अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। बेड के किनारे रखे स्टूल पर बैठ गई और सौर का हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श में वह सारी शिकायतें और वह सारी मोहब्बत भूली हुई थी, जिसे वह सालों से दबाए बैठी थी। चुप रहिए आप, रूहानी ने सिसकते हुए कहा। हमेशा अपनी मनमर्जी करते हैं। कल उन बच्चों के लिए हीरो बन रहे थे और आज हमारे लिए। आपको अंदाजा भी है कि हम सब किस दौर से गुजरे हैं पिछले 24 घंटों में? सौर ने अपनी आंखें धीरे से बंद की और फिर खोली। उसकी आवाज अब भी बहुत धीमी थी। तुम्हें तुम्हें रोते हुए देखना चोटों से ज्यादा दर्द देता है रूहानी। तुम ठीक तो हो ना? वो गुंडे वो चले गए। आर्यन और पुलिस ने सब संभाल लिया है, रूहानी ने उसका हाथ सहलाते हुए कहा। लेकिन आपने अपनी ये क्या हालत बना ली? अगर आपको कुछ हो जाता तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। लेकिन तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना? अगर मुझे कुछ हो जाता तो अच्छा ही होता। सौर्य अभी बोल ही रहा था कि तभी रूहानी ने झट से उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। खबरदार अगर फिर से ऐसी बातें अपनी जुबान पर लाए, रूहानी ने रुंधे हुए गले और आंखों में भरा है गुस्से के साथ कहा। उसका हाथ अब भी सौर्य के होठों पर था और दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझी हुई थी। सौर्य खामोश हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक जीत वाली चमक थी। रूहानी को अपनी स्थिति का एहसास हुआ और उसने झिड़कते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। रूहानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और धीमी आवाज में बोली, नफरत करना इतना आसान होता सौर्य, तो हम कब का कर चुके होते। पर ये दिल, ये हमारी सुनता ही कहाँ है। कल जब हमने आपको उस जमीन पर बेजान देखा, तब समझ आया कि नफरत की दीवारें कितनी खोखली थीं। आपकी एक सांस के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा सकते थे। सौर ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और रूहानी की हथेली को अपनी कमजोर पकड़ में ले लिया। मतलब, अब मैं तुम्हारी नफरत की लिस्ट से ऑब्वियसली बाहर हूँ? रूहानी ने उसे आंसुओं के बीच एक हल्की मुस्कान दी। लिस्ट ही फाड़ दी हमने, पर याद रखिएगा, पर अभी आपको बहुत कुछ सुधारना है। यह जो आपने हीरो बनकर खुद को अस्पताल पहुंचाया है, इसकी सजा आपको घर जाकर मिलेगी। सौर्य मुस्कुराया, पर फिर उसे कुछ याद आया। रूहानी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे करेक्टर पर सवाल उठाया। सौर्य जी, अभी नहीं, रूहानी ने उसे टोकते हुए कहा। अभी आप सिर्फ ठीक होने पर ध्यान दीजिए। रूहानी की बात सुनकर सौर्य ने एक गहरी और राहत भरी सांस ली। उसकी आंखों में पश्चाताप के साथ साथ एक अजीब सा सुकून था। उसने रूहानी का हाथ जरा और मजबूती से थाम लिया, जैसे डर हो कि अगर छोड़ दिया तो यह हकीकत कहीं धुंधली ना पड़ जाए। ठीक है, अभी नहीं, सौर ने बहुत धीमे से कहा, पर अब कहीं जाना मत। मैंने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है रूहानी, अब और एक पल की भी दूरी नहीं सही जाएगी। रूहानी ने उसके माथे पर बिखरे बालों को बहुत कोमलता से पीछे किया। हम कहीं नहीं जा रहे, अब तो आपको हमारी डांट और कड़वी दवाइयाँ दोनों झेलनी पड़ेंगी। अगले कुछ दिन रूहानी के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। सौर्य को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि वह बिना सहारे के बैठ भी नहीं पाता था। रूहानी स्कूल के बाद पूरा टाइम सौर्य की देखभाल के लिए हॉस्पिटल चली जाती थी। सौर्य की गैर मौजूदगी में आरब ने ऑफिस को बहुत अच्छे से संभाला था। रिया भी आरब का साथ दे रही थी। एक दोपहर सौर्य बेड पर टेक लगाकर बैठा था और रूहानी उसे कड़वी दवाई पिलाने की कोशिश कर रही थी। रूहानी, बस अब और नहीं, इस दवाई का स्वाद जहर जैसा है, सौर ने अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहा। रूहानी ने एक सख्त टीचर की तरह उसे देखा। चुपचाप पी लीजिए सौर जी,
जब गुंडों से लड़ रहे थे तब तो बड़े बहादुर बन रहे थे, अब एक चम्मच दवाई से डर रहे हैं। सौर्य ने मासूमियत से कहा, डर दवाई से नहीं, तुम्हारे इस खतरनाक लुक से लग रहा है। वैसे जब तुम गुस्सा करती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। रूहानी का हाथ थोड़ा ठिठका, उसने नजरें बचाते हुए कहा, ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, दवाई पीजिए वरना कल से सूप भी बंद कर देंगे। सौर ने मुस्कुराते हुए दवाई पी ली और रूहानी का हाथ पकड़ लिया। रूहानी, तुम थक गई हो, देखो तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, तुम घर जाकर सो क्यों नहीं जाती? नर्स है ना यहाँ? रूहानी ने उसे अपनी नजरें हटाते हुए कहा, हाँ हाँ, क्योंकि हमारे जाते ही आप अपनी मनमर्जी करने लगे, है ना? सौर्य ने रूहानी का हाथ जरा और मजबूती से थाम लिया और शरारत भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, पकड़ा गया, तुम्हें तो जैसे मेरे मन की हर बात पता चल जाती है, पर सच कहूँ तो तुम्हारे बिना ये कमरा काटने को दौड़ता है। नर्स आती है, दवाई देती है और चली जाती है, पर तुम्हारी वो मीठी सी डांट के बिना दवाई हलक से नीचे ही नहीं उतरती। रूहानी ने अपना हाथ छुड़ाने की हल्की सी कोशिश की, पर उसके चेहरे पर आई मुस्कान उसकी बनावटी नाराजगी की पोल खोल रही थी। अच्छा, तो अब आप हमें इमोशनल ब्लैकमेल करना सीख गए हैं? स्कूल में बच्चे भी ऐसे ही बहानेबाजी करते हैं। सौर्य हंस पड़ा, पर तभी उसे हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ और उसके मुंह से आह निकल गई। रूहानी तुरंत फिक्रमंद होकर उसके करीब आई और उसके सिर के पीछे रखे तकिए को ठीक करने लगी। कहा था ना, ज्यादा हीलिए डुलिए मत, अभी जख्म कच्चे हैं। सौर ने उसे इतने करीब देखा तो खामोश हो गया। तभी दरवाजे से आरव और रिया अंदर आते हैं। आरव और रिया को अचानक अंदर आता देख रूहानी सकपकाकर पीछे हटी और संभल कर खड़ी हो गई। आरव के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, जबकि रिया हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए उन्हें ही देख रही थी। लगता है हमने गलत वक्त पर एंट्री मार दी, आरव ने चुटकी लेते हुए कहा और अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगा। रूहानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने बात संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आरव, वो बस सौर्य जी को बैठने में तकलीफ हो रही थी तो हम तकिया ठीक कर रहे थे। रिया ने मुस्कुराते हुए गुलदस्ता मेज पर रखा और रूहानी के गले लग गई। अरे रूहानी, तुम सफाई क्यों दे रही हो? हम तो बस तुम्हें थोड़ा चिढ़ा रहे थे। वैसे भाई की हालत देखकर लग रहा है कि दवाइयों से ज्यादा तुम्हारी देखभाल असर कर रही है। सौर्य ने तकिए का सहारा लेते हुए थोड़ा रौब से कहा, बस बस, तुम दोनों ऑफिस का काम छोड़कर यहाँ मेरी जासूसी करने आए हो क्या? और अरब, फाइलें कहाँ हैं? मैंने कहा था ना कि कुछ जरूरी पेपर साइन करने हैं। अरब ने अपना बैग खोलते हुए लैपटॉप और कुछ फाइलें निकाली। भाई, ऑफिस की चिंता आप छोड़ दीजिए, रिया ने सारा डेटा मैनेज कर लिया है और क्लाइंट्स भी हैंडल कर लिए हैं। इतना कहकर वो सौर्य की ओर एक फाइल बढ़ाता है। सौर्य उन फाइल्स पर साइन करता है। रूहानी यह देखकर हल्के गुस्से में बोली, सौर्य जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए और आपने फिर से वही फाइलों का काम शुरू कर दिया। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि आपको किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं लेना है। सौर ने मासूम चेहरा बनाने की कोशिश की। अरे रोहानी, बस दो चार साइन ही तो थे। आरब इतना परेशान था तो मैंने सोचा। आरब बिल्कुल परेशान नहीं है, रूहानी ने आरब की ओर देखते हुए कहा। है ना आरब? आरब ने तुरंत हवा का रुख भांप लिया और अपनी फाइलें समेटते हुए बोला, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ भाई। अब तो मैं आपकी तरफ से एक बिंदी भी साइन नहीं कराऊंगा, वरना मेरी खैर नहीं। रिया, चल यहाँ से, इससे पहले कि मैडम हमें भी सजा सुना दें। यह सुनकर रूहानी झेपते हुए बोली, नहीं आरब, हम तो बस। उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। हम नर्स को बुलाकर आते हैं। इतना कहकर रूहानी वहां से तुरंत बाहर निकल जाती है। रिया और आरब रूहानी की इस हरकत पर हंस देते हैं। सौर्य रूहानी को जाते देख मुस्कुरा रहा था। तभी रिया सौर्य के पास स्टूल पर बैठते हुए बोली, भाई, आपको खुश देखकर अच्छा लगा। रूहानी को आपकी बहुत परवाह है। सच में भाई, रिया ने सौर्य का हाथ थामते हुए भावुक स्वर में कहा। रूहानी ने इन कुछ दिनों में जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। हॉस्पिटल के इस ठंडे कॉरिडोर में उसने कितनी रातें जाकर बिताई हैं, ये हम सब जानते हैं। उसकी परवाह में एक ऐसी सच्चाई है जो आपको किसी भी दवाई से जल्दी ठीक कर देगी। आरब ने भी अपनी फाइलें बैग में डालते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल भाई, जब आप उस हालत में थे उस दिन रूहानी का चेहरा देखकर हमें लग रहा था कि जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। आज आपको मुस्कुराते देख उसके चेहरे पर जो सुकून आया है, वही उसकी असली जीत है। सौर्य की नजरें अभी उस दरवाजे पर टिकी थी जहां से रूहानी बाहर गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं जानता हूँ मैंने उसे बहुत दुख दिए हैं, उसे चोट पहुंचाई, उसके करेक्टर पर शक किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मेरी बाकी की जिंदगी सिर्फ उसे खुश रखने के लिए है।
भाई जब आपको पता है आप और रूहानी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं तो आप अब और देर मत कीजिए। रूहानी से अपने दिल की बात कह दीजिए। आप दोनों के बीच जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें दूर कर दीजिए। आरब बोला। आरब की बात सुनकर सौर्य के चेहरे पर एक गहरी सोच और उससे भी गहरा दृढ़ संकल्प नजर आया। उसने खिड़की के बाहर ढलते सूरज की ओर देखा और फिर आरब की तरफ मुड़कर बोला, तू सही कह रहा है आरब, अब और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी के पहले ही बहुत सारे साल उस गलतफहमी और नफरत की आग में जला दिए हैं। अब मुझे एक पल भी जाया नहीं करना। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई पहले आप पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर धूमधाम से अपने दिल की बात कहना। अभी तो आपकी सेहत सबसे जरूरी है, तो घर जाकर सुकून से सब सुलझाइएगा। सौर ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वो जानता था कि रिया सही कह रही है, लेकिन उसका दिल अब और इंतजार करने को तैयार नहीं था। तभी नर्स के साथ रूहानी अंदर दाखिल हुई। उसने देखा कि आरब और रिया अभी सौर्य के पास बैठे कुछ गंभीर चर्चा कर रहे थे। रूहानी ने नर्स से कहा, सिस्टर इनका चेकअप कीजिए और अगर इन्हें इंजेक्शन लगना है तो प्लीज लगा दीजिए ताकि ये थोड़ा सो सकें। बहुत बातें कर रहे हैं आज ये। सौर ने रूहानी की ओर देखते हुए चिढ़ाया, इंजेक्शन का डर दिखाकर डरा रही हो। वैसे सिस्टर ये जो मैडम खड़ी हैं ये इंजेक्शन से ज़्यादा खतरनाक है। इनकी डांट से मेरा बीपी वैसे ही हाई हो जाता है। नर्स हंस पड़ी और आरब रिया भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। रूहानी ने आंखें तरेरी पर उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सा सुकून था। 1 महीना बीत चुका था। अस्पताल की कड़वी यादें अब धीरे धीरे धुंधली हो रही थी और उनकी जगह उम्मीद की नई किरणों ने ले ली थी। सौर्य की रिकवरी काफ़ी अच्छी रही थी, हालांकि कमजोरी अब भी थी। रूहानी ने एक पल के लिए भी सौर्य का साथ नहीं छोड़ा। वो स्कूल से सीधे अस्पताल आती और सौर्य के साथ समय बिताती। उस दोपहर वार्ड के अंदर रूहानी ने सौर्य का हाथ मजबूती से थाम रखा था। सौर्य धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहा था और रूहानी उसे सहारा देते हुए चलने में मदद कर रही थी। बहुत अच्छे सौर्य जी, बस 2 कदम और, रूहानी ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा। सौर ने थोड़ा थकते हुए मुस्कुराकर देखा। रूहानी, अगर तुम्हारा हाथ ऐसे ही थामे रखूं तो मैं मीलों चल सकता हूँ। रूहानी ने उसे टोकना चाहा पर उसकी आंखों की चमक देखकर कुछ कह नहीं पाई। तभी बाट का दरवाजा खुला और त्रिलोक चंद जी डॉक्टर के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर आज एक अलग ही सुकून और मुस्कान थी। बस बस, अब बहुत पैदल चल लिए तुम, त्रिलोक चंद जी ने हंसते हुए कहा। डॉक्टर ने सौर की फाइल्स को चेक किया और फिर रूहानी और त्रिलोक चंद जी की ओर देखकर बोले, मिस्टर आहूजा की रिपोर्ट अब बिल्कुल नॉर्मल है। इनके जख्म भर चुके हैं और फिजियोथेरेपी भी काम अच्छा कर रही है। रूहानी ने उत्सुकता से पूछा, डॉक्टर इसका मतलब? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि सौर्य पूरी तरह से फिट हैं। आप आज ही इन्हें डिस्चार्ज कराकर घर ले जा सकते हैं। ये सुनते ही रूहानी के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जैसे उसे कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। उसने अनजाने में ही सौर्य का हाथ और जोर से खींच लिया। सौर्य ने भी उसकी ओर देखा। त्रिलोक चंद जी ने आगे बढ़कर सौर्य के कंधे पर हाथ रखा। सुना बेटा, अब अस्पताल के दिन खत्म हुए। घर पर तुम्हारे दादू दादी, संगीता, आरब, रिया सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमने स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है। रूहानी ने फौरन सामान समेटना शुरू कर दिया। सौर्य बेड पर बैठ गया और रूहानी को इधर उधर भागते हुए देखने लगा। उसने महसूस किया कि इस 1 महीने की तपस्या ने रूहानी को उसके और भी करीब ला दिया है। रूहानी, सौर ने धीरे से पुकारा। रूहानी ने कपड़े बैग में रखते हुए मुड़कर देखा। जी। सौर्य हल्का उदास था। यह देखकर रूहानी उससे बोली, क्या हुआ? आपको डिस्चार्ज मिल गई, लेकिन चेहरे पर यह उदासी क्यों? क्योंकि वहां तुम नहीं होगी, सौर्य उदास होकर बोला। सौर्य की बात सुनकर रूहानी के हाथ वहीं रुक गए। उसने बैग की जिप बंद की और सौर्य के करीब आकर उसके सामने स्टूल पर बैठ गई। सौर्य की आंखों में वह डर साफ दिख रहा था जो अक्सर जुदाई के ख्याल से आता है। अस्पताल में तो रूहानी साय की तरह उसके साथ थी, लेकिन घर जाने का मतलब था कि वह अपने घर चली जाएगी। रूहानी ने बहुत कोमलता से सौर्य का हाथ अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, सौर्य जी, वहाँ आपका पूरा परिवार आपके साथ होगा और आप देखना, घर जाते ही आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरा परिवार तो तुम्हारे बिना अधूरा है रूहानी। सौर्य ने उसका हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। इस 1 महीने में मुझे तुम्हारी डांट, तुम्हारी फिक्र और तुम्हारे साथ की ऐसी आदत हो गई है कि अब आहूजा मेंशन का वो बड़ा सा कमरा तुम्हारे बिना मुझे फिर से किसी जेल जैसा लगेगा। रूहानी ने उसे समझाने वाले अंदाज में देखा और धीरे से कहा, हम रोज आपसे मिलने आएंगे सौर्य जी, और अब तो फोन भी है ना। नहीं रूहानी, सौर ने जिद भरे लहजे में कहा,
फ़ोन और मुलाकातों से वो कमी पूरी नहीं होगी। मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि कहीं घर जाकर फिर से वही पुरानी खामोशी ना लौट आए। क्या तुम क्या तुम मेरे साथ नहीं चल सकती? रूहानी सौर से अपनी नजरें हटाते हुए सामान समेटते हुए बोली। आप आराम कीजिए, हम तब तक यह सामान समेटते हैं। रूहानी की खामोशी और उसका सामान समेटने में व्यस्त हो जाना सौर को बेचैन कर रहा था। उसे लगा शायद उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया, या रूहानी अभी भी पूरी तरह पुराने जख्मों को भूल नहीं पाई है। सौर ने एक ठंडी आह भरी और चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी त्रिलोक चंद जी, जो काफी देर से दरवाजे के बाहर खड़े होकर इन दोनों की बातें सुन रहे थे, मुस्कुराते हुए अंदर आए। उनके पीछे गोपाल जी और सरस्वती जी भी थे। सामान समेट लिया रूहानी बेटा? त्रिलोक चंद जी ने बड़े प्यार से पूछा। रूहानी ने धीरे से सिर हिलाया। जी अंकल, बस हो ही गया। बाहर गाड़ी खड़ी है, मैं ये सारे सामान गाड़ी में रखवा देता हूँ, गोपाल जी बोले। गोपाल जी ने मुस्कुराते हुए सामान के बैग उठाए और बाहर की ओर बढ़ने लगे। सौर ने एक बार फिर उम्मीद भरी नजरों से रूहानी को देखा, लेकिन वह अभी भी अपनी भावनाओं को छुपा रही थी। त्रिलोक जी ने रूहानी की तरफ रुख किया और बड़े लाड से कहा, रूहानी बेटा, हम जानते हैं कि इस एक महीने में तुमने सौर्य के लिए जो किया वो कोई और नहीं कर सकता। थैंक यू बेटा। अंकल, ये तो हमारा फर्ज था। रूहानी हल्का मुस्कुरा दी। त्रिलोक जी सौर्य की ओर देखकर बोले, चले सौर्य? सौर्य ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों की उदासी त्रिलोक जी से छिपी नहीं रही। त्रिलोक जी ने एक नज़र रूहानी पर डाली और फिर वापस सौर्य की ओर देखने लगे। कुछ देर में वो लोग बाहर आ गए। त्रिलोक जी ने सौर्य को व्हील चेयर से उठाकर कार में बैठने में मदद की। उसके बाद वो गोपाल और सरस्वती जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, अच्छा गोपाल भाई, भाभी जी, हम चलते हैं। आप सबने मेरे बेटे का इतना ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी गोपाल जी ने मुस्कुराते हुए त्रिलोक जी का हाथ थाम लिया और बोले, अरे त्रिलोक भाई, धन्यवाद कैसा? सौर्य अब सिर्फ आपका बेटा नहीं, हमारा भी बेटे जैसा है। त्रिलोक जी की विदाई वाली बात सुनकर सौर्य का चेहरा एकदम उतर गया। उसने बेबसी से एक नज़र रूहानी की तरफ देखा, जो चुपचाप नीचे देख रही थी। त्रिलोक जी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। गाड़ी जैसे जैसे अस्पताल के गेट से बाहर निकल रही थी, सौर्य का दिल उतना ही भारी हो रहा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर कांच से देखने की कोशिश की, जहाँ गोपाल जी, सरस्वती जी और रूहानी खड़े उन्हें विदा कर रहे थे। सौर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि एक महीने का वो हसीन सपना टूट गया है। गाड़ी में सन्नाटा था। त्रिलोक चंद जी पीछे सौर्य के साथ बैठे थे। कुछ देर बाद त्रिलोक जी ने सौर्य के कंधे पर हाथ रखा। सौर्य, इतना उदास क्यों है बेटा? हम घर जा रहे हैं, त्रिलोक जी ने बहुत शांत आवाज में कहा। कुछ भी नहीं डैड, सौर्य हल्का मुस्कुरा दिया। गाड़ी आहूजा मेंशन के गेट पर आकर रुकती है। गेट पर आरव, प्रिया, रिया, अबीर, संगीता जी, दादी दादू सब खड़े उनका ही इंतजार कर रहे थे। गाड़ी रुकते ही आरव ने शोर मचाते हुए दरवाजा खोला। फाइनली आहूजा खानदान का वारिस अपने किले में वापस आ गया है। सौर्य जैसे ही गाड़ी से उतरा, संगीता जी और दादी ने आगे बढ़कर उसकी आरती उतारी। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सौर्य के गालों को सहलाते हुए कहा, जुग जुग जिए मेरा बच्चा, आज इस घर की सूनी दीवारें फिर से चहक उठी हैं। दादू ने सौर्य के कंधे को थपथपाया। शेर है मेरा पोता, मौत को मात देकर आया है। अबीर और आरब ने मिलकर सौर्य को सहारा दिया और उसे धीरे धीरे हॉल की तरफ ले जाने लगे। रिया फूलों की टोकरी लिए सौर्य पर पंखुड़ियां बरसा रही थी। सबने सौर्य को सोफे पर आराम से बिठाया। प्रिया दौड़कर पानी ले आई। सौर्य भाई, अब आप बस आराम करेंगे, हम आपको हिलने भी नहीं देंगे। सौर्य अपने घर आकर खुश था, बस उसे रूहानी की कमी खल रही थी। वो मनी मन बोला, बस कुछ दिन और रूहानी, उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर पाएगा, तुम खुद भी नहीं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।